नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। यूपी के कुशीनगर विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी मुकेश्वर प्रसाद ने चुनाव आयोग को अपना हलफनामा दिया है, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर हुए मुकदमों की जानकारी साझा की है। हलफनामे में मुकेश्वर प्रसाद ने बताया कि उन पर हुए मामले अभी लंबित हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। यूक्रेन ने रूस को पिछले 4 दिनों से कीव के बाहर रोक कर रखा है। इसी बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगले 24 घंटे यूक्रेन के लिए सबसे कठिन होने वाले हैं। वहीं G7 नेताओं ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से बात की। उन्होंने कहा कि रूस के खिलाफ लड़ाई में सभी देश यूक्रेन का समर्थन जारी रखेंगे। इधर रूसी हमलों में यूक्रेन के 352 आम नागरिकों की मौत हुई है, जिसमें 14 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं भारत के लिए यूक्रेन के राजदूत इगोर पॉलिखा ने कहा कि यूक्रेन में ज़मीनी स्तर पर हालात बहुत गंभीर हैं। इसके बावजूद यूक्रेन के अधिकारी वहां फंसे हैं, भारतीय नागरिकों को निकालने के काम में सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन के जो निवासी रूस के हमले के चलते देश छोड़ना चाहते हैं, वह यूनाइटेड किंगडम आ सकते हैं, बशर्ते उनके प्रत्यक्ष परिवार के सदस्य पहले से भी ब्रिटेन में बसे हुए। उन्होंने ऐसे लोगों के लिए यूके का वीज़ा प्रदान करने की पेशकश की है। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच बने गंभीर हालात के मद्देनज़र यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल बेलारूस के गोमेल पहुंचा है। यहाँ दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन के राजकोष के चांसलर ऋषि सुनैक ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ मिलकर देश के सेंट्रल बैंक ऑफ द रशियन फेडरेशन को लक्षित करके रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में और आर्थिक प्रतिबंध लगाने की यूके सरकार की योजना की घोषणा की है। इसका मतलब साफ है कि फिलहाल यूक्रेन के करीबी पड़ोसी देश यूक्रेन की अघोषित मदद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस अब धीरे धीरे नरम होता नजर आ रहा है। Indians, 15 to 18,000 as per the figures I know, are stuck in Ukraine in different places. Embassies have been doing their best, government has been doing their best. The evacuation has two parts. First part, to take them out of Ukraine. Second part, to fly them out to India. The choke point is in the second part, because the turnaround of aircraft in 24 hours, it can do only one round. Number of aircrafts are limited. Even if they increase, maybe 1,000 evacuees a day, it will take more than 2 weeks. First phase is priority. First, take them out from Ukraine to these neighboring countries, Romania, Slovakia, Hungary, Moldova, or maybe even Poland. And once they are there, then there is no urgency to evacuate them because there is no danger. There will be logistic problems which are there also in Ukraine. So that should not be delayed. There are enough buses available, transport is still running, trains are still running. So our priority should be to first take them out, then they can camp in these countries wherever is possible. It's only logistic, there is no danger. Sending the ministers is more of a political visibility. I don't think they can in any way help because we have no enmity with any of the countries. That you require mediation at the ministerial level. The Ukrainians are not wanting to harm our residents. The Russians are not wanting to harm, and none of these other countries where they are going to fly from. So minister is just a political visibility so that we can tell the country that we are doing our best.
In fact, the amount of money you're going to spend on the ministers, their flight, their hotel stay, their transportation. अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। इंदुकांत दीक्षित जी, राजनीतिक विश्लेषक, टीपी त्यागी जी, रक्षा विशेषज्ञ, और दिलीप यशवर्धन, राजनीतिक विश्लेषक। आप सबका एएनबी न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले टीपी त्यागी जी आपके पास आएंगे। दरअसल सर, ये जो चल रहा है ये यूएन और नाटो को एक मजाक की तरह हो रहा है कि मतलब दो ताकतवर लोग हैं, दो महारथी लोग हैं, और एक ताकतवर ने दूसरे के थप्पड़ मार दिया है और दूसरा पूछ रहा है कि मजाक में मारा है कि गुस्से में मारा है। तो पहला कह रहा है कि गुस्से में ही मारा है, तो दूसरा कह रहा है हाँ ठीक है, मजाक मुझे पसंद भी नहीं है। और ठीक उसी मजाक की तरह ये सब नज़र आ रहा है कि यूएन और नाटो रोज़ नए बयान जारी कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के साथ आके खड़े होने में जो परमाणु बम जवानों से चलते थे, जो हमले जवानों से होते थे, वहीं आज जब प्रैक्टिकल स्थिति है तो वो बड़ी अलग है बिल्कुल, और पूरा विश्व समझ रहा है कि ये क्या है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि दरअसल ये है क्या? ये युद्ध का व्यापार है। ये युद्ध का व्यापार है। यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका, नेटो, इन सब देशों ने, और ये आम आदमी भी समझ सकता है कि इन्होंने नेटो रेस्पॉन्स फोर्स NRF बनाया। किस लिए? यूक्रेन की मदद करने के लिए। उनको कहाँ तैनात किया? बाल्टिक नेशंस में, यानी कि लैटविया, एस्टोनिया वगैरह, और नीचे हंगरी, रोमानिया, पोलैंड में। अब यहाँ दो सवाल खड़े होते हैं, भाई क्या ये NRF पहले था? नहीं था। कब बनाया? अब बनाया। अब में कब बनाया? बोले 2 दिन पहले। उस फोर्स के अंदर कितने ट्रूप्स होंगे, कितने आर्म्स होंगे, कौन कौन से आर्म्स होंगे, सोफिस्टिकेटेड होंगे, जल के होंगे, थल के होंगे, नभ के होंगे, उनमें आपस में मैचिंग और वेडिंग कैसे होगी, और अगर सब कुछ हो गया और उन्हें मान लीजिए आपको यूक्रेन को देना पड़ा तो कैसे देंगे? हवाई रास्ता तो बंद है, पानी से आ नहीं पा रहे हैं, लैंड रूट से रशिया आने नहीं देगा, और अगर किसी वजह से वहां पहुंच भी गए तो जो वहां पे ट्रूप्स हैं इस समय यूक्रेन के, आप आज शादी करके कल को तो बच्चे की उम्मीद नहीं कर सकते, यानी कि उनके साथ उनकी मैचिंग, एक मोबाइल फोन भी लाओ तो 5-7 दिन लगते हैं उसके साथ रवा होने में, तो उसकी मैचिंग में कितना टाइम लगेगा? और इसमें अगर महीने 2 महीने लगते हैं तो तब तक ये कहानी खत्म हो जाएगी। टीपी त्यागी जी, मैं आपका जवाब लूंगा, इससे पहले लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। टीपी त्यागी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मैचिंग कैसे होगी? ये मोबाइल में भी 5 से 7 दिन लग जाते हैं, फिर ये कैसे होगा जो कहा जा रहा है सब? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ट्रूप्स वो वहां पहुंचाएंगे नहीं, हथियारों का कोई मीनिंग नहीं है, लिहाजा जो कुछ करना है वो यूक्रेन को अपने आप करना होगा। लेकिन हाँ, चूंकि मदद इतनी दी गई है, और वो जो कॉमेडियन प्रेसिडेंट है यूक्रेन का, उसने ये कह के कि मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं और मैं अफगानिस्तान की तरह से नहीं हूँ, एक ऐसी स्थिति ला दी जिसने लीडरशिप की परिभाषा को दूषित कर दिया है। एक लीडर, एक स्टेट्समैन, एक नेशनल प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी केवल ये नहीं होती कि मैं बहुत ज्यादा करेजियस हूँ, उसकी जिम्मेदारी जोश के साथ होश की भी होती है कि वो अपने लोगों को मुसीबतों से बचाए, सुरक्षित रखे। कल को जब इतिहास लिखा जाएगा तो क्या कहेंगे कि ये जेलेंस्की ने, ये यूक्रेनियन के प्रेसिडेंट ने पूरे देश को तबाह करवा दिया अपनी एक जिद के लिए। और वो जिद क्या थी? जिद भी अगर कोई बड़ी होती तो मान लेते कि मैं नाटो में शामिल होना चाहता हूँ,
इन्हीं के नेटो में शामिल होने के लिए अपने एयरफील्ड, अपने एयर बेसिस, अपने एयर डिफेंस सिस्टम, फ्यूल डंप, एम्यूनिशन डंप, तेल के भंडार, नेवल बेस सब मस्त नष्ट करवा दिए। पूरा यूक्रेन के अंदर क्या हाल करवा दिया उसने इस जिद के लिए। तो क्या ये उचित था? अगर उचित नहीं था तो अब इसे छोड़ देना चाहिए। और मैं समझता हूँ, मेरी भविष्यवाणी है, इवेंचुअली चाहे वो अमेरिका हो और या रशिया हो, इसी बात के ऊपर सॉल्यूशन आएगा कि इस प्रेसिडेंट को हटाइए, नए प्रेसिडेंट को लाइए, नाटो के मसले को 15 साल के लिए टालिए, ताकि अमेरिका और रशिया दोनों की फेस वैल्यू रह जाए, एंड दिस विल बी द सॉल्यूशन। विनाश के बाद वार्ता शुरू होती है, ये प्रकृति का नियम है। वो वार्ता आज प्रारंभ हो गई, हालांकि रिजल्ट उसमें कुछ नहीं निकला, लेकिन ये दोनों लोग जो तनातनी कर रहे थे, रूस कह रहा था जब तक सरेंडर नहीं करेंगे टेबल पे नहीं आऊंगा, और ये कह रहे थे कि जब तक ये वापस नहीं जाएंगे हम टेबल पे नहीं आएंगे। आज आ तो गए दोनों, रिजल्ट चाहे कुछ नहीं निकला, लेकिन मुझे लगता है कि गुड सेंस विल प्रिवेल। और अगर गुड सेंस प्रिवेल नहीं हुई तो डूम्स डे आ गया है, क्योंकि रशिया ने अपने एटॉमिक बॉम्ब्स एक्टिव पोजीशन में ले आए हैं, और जो उनका जार बम है वो अमेरिका के स्ट्रॉन्गेस्ट एटॉमिक बम से 3 गुना ज्यादा है, और जो हिरोशिमा में पड़ा था उससे 1400 गुना ज्यादा ताकत वाला है। अब अंदाजा लगा लीजिए, 10,000 किलोमीटर उसकी रेंज है, क्या सिचुएशन होगी, गॉड नोस। तो दिलीप यशवर्धन जी, जैसे टीपी त्यागी जी बता रहे हैं, ये तो बहुत 1400 गुना ज़्यादा, ये तो मानवता के विनाश के लिए ही सब कोशिश हो रही है। तो फिर ये कौन लोग थे जो इस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, विश्व शांति की उम्मीदें जगा रहे थे? कभी कहीं किसी देश की राजधानी में मीटिंग चल रही है, कभी कहीं मीटिंग चल रही है, कार्बन उत्सर्जन की बात चल रही है, पर्यावरण की बात चल रही है, ग्रेटा थनबर्ग को सराहा जा रहा है, मलाला यूसुफजई को सराहा जा रहा है, नए नए अवार्ड दिए जा रहे हैं। शर्म नहीं आई इन्हें ये सब करने में, अगर यही करना था तो? जो है वो सर्वोपरि होता है, स्वयं युग जो होता है वो सर्वोपरि होता है। और अभी शाही साहब ने जब स्टार्टिंग करी थी तो उन्होंने कहा था ये युद्ध का व्यापार है, तो ये सत्य आवाज़ है, थोड़ी ये धीरे युद्ध आ का रही है ही आपकी, व्यापार है। दिलीप जी आवाज़ धीरे आ रही है। मैंने कहा कि शाही साहब ने कहा था कि युद्ध का व्यापार है, तो ये वास्तव में युद्ध का व्यापार है। और युद्ध के व्यापार में जैसे प्यार और जंग में सब जायज है, उसी तरीके से इस जंग में भी सब जायज है। और हर आदमी तो यहाँ हर कंट्री इस युद्ध से अपना व्यक्तिगत हित साधने की कोशिश कर रहा है। पुतिन साहब भी इस युद्ध को इसलिए जिंदा रखते हैं क्योंकि उनको 6 महीने बाद इलेक्शन लड़ना है दोबारा से, तो दोबारा से प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, इसलिए वो अपना दबदबा बना रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट हूँ, इस कंट्री के लिए बचा भी सकता हूँ और दूसरे देश को अपने में मिला भी सकता हूँ, और किसी से डर भी नहीं रहा हूँ, चाहे वो नेटो हो, चाहे वो बिल्कुल अमेरिका हो, दिलीप जी, मैं चाहे आपका जवाब लूंगा, इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद हाजिर हैं, चलेंगे मेहमानों के पास। दिलीप यशवर्धन जी, दिलीप यशवर्धन जी, जवाब आप दे रहे थे ब्रेक से पहले जी। मैं यही कह रहा था कि देखिए बहुत सारी चीजें स्वार्थ हित से जुड़ी होती है। यहाँ पर पुतिन साहब का भी हित ये है कि कुछ महीनों बाद इलेक्शन होने वाले हैं रशिया में, और पुतिन साहब चाहते हैं कि दोबारा से कुर्सी मिले, और वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत स्ट्रांग प्रेसिडेंट है रशिया के लिए, वो अपने देश को बचा सकते हैं, दूसरे देश को अपने में मिला सकते हैं, और वो किसी से डर भी नहीं रहे, चाहे वो नेटो हो, चाहे वो अमेरिका हो। और चाइना ने भी देखिए शाम की एक खबर आई है कि चाइना ने उनको फुल फ्लेजेड सपोर्ट दे दिया है, तो अब उनकी ताकत और ज्यादा बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर के इंसानियत शर्मसार हो रही है। हम अगर बात करें अपने देश के बच्चों की जो वहां पर फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए, अभी तक 20,000 लोगों में सिर्फ 1100 बच्चे यहाँ बढ़ा पाए। देखिए इंटरनेशनल फोरम पर क्या चल रहा है, किस कंट्री का क्या हित है, क्यों क्या करना चाहता है अमेरिका, उससे क्या फायदा उठाना चाहता है, चाइना उससे क्या फायदा उठाना चाहता है,
इंडिया को उससे क्या नुकसान होगा, कुल मिलाकर के जो एंड रिजल्ट होगा वो चंद लोगों को फायदा होगा, बहुतायत लोगों को नुकसान होगा। क्योंकि जब इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस आते हैं तो पूरा का पूरा ट्रेड डिस्टर्ब हो जाता है, और ट्रेड डिस्टर्ब होने का मतलब है इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है। फायदा सिर्फ उन लोगों को होगा जो लोग हथियार बेच रहे हैं, जिनके देश से हथियार सप्लाई होगा उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। इसके अलावा जो लड़ने वाले हैं, जो मरने वाले हैं, जो मारने वाले हैं, वो दोनों ही लोग इकोनॉमिक रूप से बहुत कमजोर हो जाए। ठीक बात। टीपी त्यागी जी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि दरअसल युद्धों को कमजोर देश अपने आप को बचाने के लिए शुरू करते हैं या ताकतवर देश दादागिरी थोपने के लिए शुरू करते हैं? को बचाने के लिए होते हैं, ना दादागिरी के लिए होते हैं। युद्ध होते हैं जब आपकी सिक्योरिटी या सॉवरेनिटी के ऊपर खतरा हो, और ये कहीं भी देख लीजिए। अब ये यहाँ भी ऐसा ही है। रशिया को अपनी सुरक्षा का खतरा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि सोवियत यूनियन के 15 टुकड़े हुए और उसमें से 13 टुकड़ों को अमेरिका ने नाटो में मिला लिया। नाटो रशिया के अगेंस्ट है। अब रशिया की बाउंड्री पे ये सारे के सारे देश रशिया के ही थे, अगेंस्ट हो गए। बचे दो, बेलारूस और यूक्रेन। उन 15 में सबसे बड़ा था यूक्रेन। जब यूक्रेन ने भी ये कोशिश नहीं की, अमेरिका ने उकसाया, अगर इसको भी नाटो बना दो तो रशिया की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। उसका तो ये कारण, और इसका ये कारण कि भाई मैं इंडिपेंडेंट देश हूँ, मेरी सॉवरेनिटी है, मैं यूक्रेन हूँ, मैं जो चाहूँ वो करूंगा। अब इसके यूक्रेन में डोनबास के एरिया में डीपीआर और एलपीआर दो ऐसे इलाके थे जिसमें, जैसे हमारे कश्मीर का इशू है कि उसके अंदर 70-80% रशिया बोलने वाले हैं। पुतिन ने उनको इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया और फिर इसके ऊपर हमला कर दिया, इसलिए कि भाई तुम या तो नेटो में शामिल होने के लिए मना करो और या फिर मैं आपको हटा के दूसरे को करता हूं। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लूंगा। तो इस वजह से तो ये युद्ध हुआ, लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब सिचुएशन ये होती है कि अब क्या करें। अब सिचुएशन ये है कि अब क्या करें। अब अमेरिका और नाटो जरा सोच के देखिए कि ये दोनों क्या काम करने पर लगे। इतने रुपए देंगे, $350 मिलियन दे देंगे, हम आपको 1000 स्ट्रिंजर मिसाइल और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भेज रहे हैं। वो जो हथियार हैं वो उनके पास पहुंचेंगे ही कैसे, और फिर उनको वो चलाएंगे कैसे। पर उसे छोड़ दीजिए, ये करके क्या कर रहे हैं कि उसे युद्ध के लिए उकसा रहे हैं ताकि युद्ध का व्यापार चलता रहे, उनके हथियार बिकते रहे। अगर ये सेंसिबल होते तो वो ये कहते कि यस, इसको नेटो में आने की जरूरत नहीं है, इसको डिले किया जा सकता है। उन्होंने ये नहीं किया। इसका मतलब वो इक्वली जिम्मेदार है। अमेरिका और नाटो भी इक्वली जिम्मेदार है। जी आप पूछिए, कुछ पूछ रहे थे आपसे? नहीं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि नाटो और यूएन दोनों राउंड द क्लॉक अराउंड द वर्ल्ड मीटिंग कर रहे हैं, और जो आपने कहा कि हथियारों की बात कर रहे हैं, ये भी एक प्रासंगिक बात है कि उन्हें चलाएगा कौन। अभी तो जो उनके पास है चला लें, लड़ लें, वही बहुत हो रहा है। उनसे 24 घंटे निकालना मुश्किल हो रहा है। तो ये प्रासंगिक बातें क्यों नहीं हो पा रही हैं? इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाले पंच सरपंच बैठकर ऐसी बातें कर रहे हैं जो बड़ी हास्यास्पद लग रही हैं। तो इन बातों के मायने क्या हैं और दुनिया कहाँ जा रही है, किस ओर जा रही है? जिनको हम बड़े बड़े समझते हैं वो धोखेबाज हैं, वो झूठे हैं। और मुझे आज आपके चैनल पे मैं एक खुलासा करता हूँ। दरअसल में 26 जून 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद जब यूनाइटेड नेशंस का चार्टर बना, तो उस चार्टर में हिंदुस्तान के हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे जिनका नाम था सर आर्कट रामास्वामी मुडलियार।
रामास्वामी मुरलियार इतने एजुकेटेड और इतने बड़े लीडर थे कि हिंदुस्तान को, जो ब्रिटेन थे उन दिनों में, हम आजाद नहीं थे तो ब्रिटेन ने भी उन्हें हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेटिव बनाया और 30-40 कंट्रीज वो भी उनके पीछे हो गई। उन्होंने कहा कि हम वीटो पावर को नहीं मानते। उस समय चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, रूजवेल्ट और चर्चिल की चलती थी, उन्होंने कहा नहीं वीटो पावर रहेगी। कहा ठीक है, हम 10 साल के लिए वीटो पावर को मानेंगे और 10 साल तक, अगर 10 साल तक वीटो पावर को हटाया नहीं गया तो 10वें साल में सिंपल मेजोरिटी से इसे हटा दिया जाएगा। सिंपल मेजोरिटी का मतलब कि ये जो आज P5 देश बने बैठे हैं, जो यूनाइटेड कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन, अरे आपस में ही यूनाइटेड नहीं है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पर इनकी जरूरत नहीं होगी, सिंपल मेजोरिटी से कर दिया जाएगा। उसने कहा साहब ऐसे यकीन नहीं होता, लिखिए। तो यूएन, अब आप इसे चेक कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में क्लॉज नंबर 109 उसमें यह लिखा हुआ है कि 10 साल के अंदर इसकी समीक्षा होगी और 10वें साल तक अगर वीटो पावर नहीं हटी तो फिर उसको सिंपल मेजोरिटी से हटाया जा सकता है। एजेंडा में रहा लेकिन कुछ नहीं किया गया, इसका मतलब टेक्निकली वो डेड होगी। हम तब से लेके आज तक एक मुर्दे को ढो रहे हैं, एक डेड बॉडी को ढो रहे हैं। ये लोग झूठ फसाद के ऊपर बने हुए लोग, ये पूरी दुनिया की दादागिरी करके बैठ गए हैं और ये अपने हथियार बेचने के लिए छोटे छोटे देशों को लड़वाते रहते हैं ताकि इनकी दुकान चलती रहे और हम उसे चुपचाप सहते रहे और फिर ये कहते रहे अमेरिका बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। भाई हिंदुस्तान की सिचुएशन अब ऐसी हो गई है, हम इस पोजीशन में आ गए हैं। पहले तो हम ये कहते हैं हमें ना तो यूनिपोलर चाहिए, ना बाईपोलर चाहिए, ना मल्टीपोलर चाहिए, हमें तो नॉन पोलर वर्ल्ड चाहिए। वो दुनिया चाहिए जिसमें कोई पोलर पोलर और दादागिरी ना हो, नंबर 1। और नंबर 2, अब चूंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे रामास्वामी मुरलियार, हमें अब ये सवाल उठाना चाहिए कि ये वीटो पावर को अब यहाँ से हटा दीजिए। वीटो पावर के खत्म होते ही आधी से ज्यादा इस दुनिया की प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। मेरा ये कहना है सर, ये तो हो गया सॉल्यूशन, ये तो हो गया सॉल्यूशन। अब सवाल अगर आप कहें तो मैं 1-2 मिनट और लेता हूँ। रशिया में और यूक्रेन में जो इस समय युद्ध चल रहा है, इसमें रशिया की गलती ये हो गई सर, एक मिलिट्री टैक्टिक्स होती है। मिलिट्री टैक्टिक्स में क्या करते हैं कि जब हम एयर बम्बार्डमेंट करते हैं, ग्राउंड सॉफ्ट करते हैं, हम उनके एयर डिफेंस सिस्टम, एयरफील्ड को नष्ट करते हैं, तो उसके बाद तुरंत ग्राउंड फोर्सेस की लिंकिंग अप होना चाहिए। वो जो टैंक्स ग्राउंड फोर्सेस के आने थे बेलारूस से और डोनबास एरिया से, वो नहीं पहुंचे, ये रशिया की कमी रह गई। 1। दूसरा, रशिया ने ये उम्मीद की थी कि 2-3 दिन के अंदर ये सारा काम हो जाएगा और ओपन की लड़ाई में उससे कोई जीत नहीं सकता, बट ही वाज नॉट रेडी। अच्छा वो क्या, कोई भी फौज बिल्ट अप एरिया में लड़ने के लिए सक्षम नहीं होती। पुलिस लड़ सकती है, फौज बिल्ट अप एरिया में लड़ने के लिए सक्षम नहीं होती। अब यही हुआ, खार्किव हो, सुमी हो, ओडिशा हो या कीव हो, इसमें एनसर्कल तो कर लिया रशिया की फौज ने, लेकिन रशिया की फौज अंदर नहीं घुस पाई। अब जब अंदर नहीं घुस पाई और दूसरा ये तय कर लिया कि साहब हम जो है सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट नहीं करेंगे। आपने देखा होगा पिक्चरों में कि एक टैंक है, टैंक के सामने एक निहत्था आदमी कह रहा है रुक जाओ रुक जाओ। अरे सारा टैंक अगर आता है तो 1 किलोमीटर दूर तक आदमी लाइन पोजीशन में आ जाता है, इसलिए क्योंकि रशिया के ये ऑर्डर थे कि सिविलियन पॉपुलेशन को तकलीफ ना पहुंचे, सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन को तकलीफ पहुंचे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बिल्टअप एरिया में अपने एयर डिफेंस सिस्टम और वेपन्स डिप्लॉय कर दिए। रशिया ने कहा कि अगर आप बिल्टअप एरिया में डिप्लॉय करोगे तो फिर इसके अंजाम भुगतने होंगे। उन्होंने वो नहीं हटाए, लिहाजा उसने सांकेतिक रूप पे 1-2 बड़ी बिल्डिंग के ऊपर सांकेतिक सिंपल रूप के ऊपर अपनी मिसाइल के अटैक किए। उसके बाद भी नहीं किया। आज की सिचुएशन ये है, उसने कह दिया कि कीव को खाली कर दो 24 घंटे में, कीव को खाली कर दो, मतलब ये कि अब वो इस बात की परवाह नहीं करेगा कि कितनी सिविलियन कैजुअल्टी होगी। नाउ ही विल बम्बार्ड कीव, दिस विल हैपन टुमारो
और टुनाइट या तो आज रात को या कल को ये काम होने वाला है। अब जब ये काम होगा और जब सिविलियन और मरेंगे वहां पे, तो फिर हाहाकार मचेगा, और जब हाहाकार मचेगा तो सारी दुनिया और सैंक्शंस लगाएगी। हालांकि रशिया को सैंक्शन का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसने लड़ाई लड़ने से पहले अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को अच्छा खासा तगड़ा बना लिया था। पर खैर, और होगा, फिर क्या होगा? फिर जब तुम किसी आदमी को दीवार के साथ लगा के खड़ा कर दोगे और जब उसकी कमर में और दीवार के बीच में जरा भी गैप नहीं है, तो वो रिटेलिएट करेगा, और जब रिटेलिएट करेगा, फिर रिटेलिएट करने में युद्ध के अंदर शुरू करना तो आसान है, लेकिन कोई हद मुकर्रर नहीं होती। कल को वो ये कहेगा कि अब मैं अपने क्यों ना न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करूं, और न्यूक्लियर पावर का अगर इस्तेमाल होता है तो सर ये चेन रिएक्शन है, ये पेंडेमिक है, ये छुआछूत की बीमारी है। अगर आप वहां से किसी देश के ऊपर न्यूक्लियर बम डालते हैं, तुरंत उसका रिप्लाई आएगा, वो डालेगा, और फिर इसका मतलब ये है कि कम्युनिटी पूरा, फिर उसके बाद में अगला वर्ल्ड वार पत्थरों से लड़ा जाएगा, सर तब कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अब ये आवश्यकता है कि पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कहे कि वो जोकर जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है उसको एक कॉमेडी के सर्कस में अमेरिका के अंदर असाइलम दे दें, और एक सेकंड, उसको अमेरिका में असाइलम दे दें, और हिंदुस्तान ये कर सकता है सब। अब मैं हिंदुस्तान का जरा सा बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान अभी किसी की साइड नहीं ले सकता। अगर मान लीजिए हिंदुस्तान अमेरिका के अगेंस्ट जाता है, तो जो वो क्वेड बनाया गया है चाइना को कंट्रोल करने के लिए, वो कमजोर पड़ जाएगा। और अगर हिंदुस्तान रशिया का साथ नहीं देता है, तो रशिया के साथ 2030 तक जो मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन का एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल है, वो खटाई में पड़ जाएगा। तो हिंदुस्तान को बीच में रहना है, लेकिन हिंदुस्तान सुझाव दे सकता है। अब वो सुझाव की इंपॉर्टेंस ये है कि पुतिन लीडर है, बाइडेन लीडर है, मोदी भी लीडर है, लेकिन मोदी केवल इफेक्टिव नहीं है, मोदी रेस्पेक्टेबल भी है। जबकि पुतिन और बिडेन या जिनपिंग ये इफेक्टिव है, बड़े हैं, लेकिन ये रेस्पेक्टेबल नहीं है वर्ल्ड कम्युनिटी में। लिहाजा रेस्पेक्टेबल लीडर का सुझाव माना जा सकता है, और रेस्पेक्टेबल लीडर का सुझाव ये होना चाहिए कि ये नेटो में इनके जुड़ने का इशू एक तो इतना बड़ा नहीं है, दूसरे रूस की चिंता होके है, लिहाजा इसे 15 साल के लिए पोस्टपोन कर दे। 15 साल बाद ना बिडेन होगा और ना पुतिन होगा, और सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल, मैं आऊंगा त्यागी जी आपके पास। इंदुकांत दीक्षित जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। इंदुकांत दीक्षित जी, स्वागत आपका एएनबी न्यूज़ पर। इंदुकांत जी, मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक मोटरसाइकिल पे आदमी जा रहा है और उसका कार से एक्सीडेंट हो गया है और उसके सर से खून बह रहा है। वहाँ पे 20-40 आदमी इकट्ठे हो गए हैं और 4 आदमी ये कह रहे हैं कि इसको कार दिलवा दो, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको एक कुल्हाड़ी दिला दो ताकि ये कार ख़त्म कर दे सामने वाले आदमी के। और 4-6 बुद्धिजीवी ये चर्चा कर रहे हैं कि ये दुर्घटना हुई है तो इसका बदला कैसे लिया जाए। चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन खून जो बदस्तूर उसके चेहरे से बह रहा है उस पर कोई पट्टी बांधने का काम नहीं कर रहा है, उस पर कोई मलहम नहीं लगा रहा है। चर्चाएं बहुत चल रही हैं कि ये कार इसको दिलवा दो, घोषणाएं हो गई हैं। एक बड़े कोई सेठ हैं, उनने कह दिया है इसको कार दिलवा दो, आगे से ये भी कार में कोई ठोक दे तो कार को कार से जवाब दे। ये सब चल रहा है, लेकिन खून जो बह रहा है उसको रोकने का भी काम होना चाहिए। सभी लोगों को चंद्रशेखर जी, देखिए आपने जो पहलू बताया, जो उदाहरण दिया, जी, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि इस घटना में बिल्कुल, मैं इंदुकांत जी जवाब आपका लूंगा, इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं, चलेंगे सीधे मेहमानों के पास। इंदुकांत जी, था कि जो स्थितियां और जो परिस्थिति आपने बताई, एक कि ऐसी स्थिति है, एक एक्सीडेंट की जो एक आपने
हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताया, उसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि वो दुर्घटना स्थल पे जितने लोग ये सारे काम कर रहे हैं कि कुल्हाड़ी दे दें, जितने लोग चारों तरफ हैं, उनसे कहीं ज्यादा 15, अगर 40 लोग हैं तो कम से कम 25 से 30 लोग जो है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर उसको पोस्ट करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अब इस सिचुएशन से अगर आप मैच कराएंगे तो वही हालात, और आप देखें कि उसी हालात में आज एक बड़ा डेवलपमेंट और हुआ कि रशिया ने अपने यहाँ दर्जनों वेबसाइट्स को और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के सोशल मीडिया के लोगों को बैन कर दिया, ब्लॉक कर दिया आज ही, क्योंकि उनके जो गवर्नमेंट के वॉचडॉग हैं, उन्होंने देखा कि मॉस्को में और देश के डिफरेंट हिस्सों में जो तमाम वेबसाइट्स न सिर्फ रशियन यूक्रेनियन मीडिया के, वेस्टर्न मीडिया के, बल्कि रशियन मीडिया के भी लोग तमाम इन्वेजन के बारे में उल्टी खबर रूस के खिलाफ दे रहे हैं, साथ में उसकी फोटोग्राफ्स दे रहे हैं, उसकी वीडियो दे रहे हैं, और तो और कथित तौर पे लगभग 10 लाख लोगों ने एक पिटीशन साइन किया है रूस के इस इन्वेजन के खिलाफ, और वो भी रूस से ही उसकी शुरुआत हुई है, उसके बारे में पब्लिसिटी हो रही है। तो अब ये जो सोशल मीडिया पे इसका वार हो रहा है, और जिस तरह से आपने इसके पहले कहा, कर्नल त्यागी साहब ने जो चर्चा की कि पूरी दुनिया के लोग केवल तमाशबीन नाटो के लोग बने हुए हैं, जो एक्शन जमीन पे दिखना चाहिए वो कहीं से भी कोई नहीं दिख रहा है। और एक बड़ी बात मैं और आपको चंद्रशेखर जी याद दिलाना चाहूंगा कि देखिए पिछले 3 दिनों में जर्मनी ने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने और यूएस ने ओपनली कहा है कि हम आपको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, लेकिन जिस देश की राजधानी और बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट चारों तरफ से घिरे हुए हैं, रूसी सेना ने उस पर डेरे डाल रखे हैं, आप देंगे कहाँ से? एक सवाल अभी चर्चा हो रही थी, टीपी त्यागी जी कह रहे थे कहाँ से देंगे और कैसे उसको सही तरीके से। जी, त्यागी साहब ने एक चीज कहा कि उसको चलाने का ढंग सिखाने की बात है, और बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो उन जिन लोगों को चलाना है उनके पास पहुंचेगा कैसे? और जिस तरह का चीज है उस तरह की पोजीशन में बिल्कुल ठीक कह रहे थे कर्नल त्यागी, मैं उनसे सहमत हूँ कि देखिए ये रशिया के लिए मैटर ऑफ आवर्स है, डे वन से, और उन्होंने सिर्फ सिविलियन कैजुअलिटीज को बचाने के लिए 2 कारणों से, एक तो उससे पूरी दुनिया में आपकी छवि बहुत खराब होती है, दूसरा कहीं न कहीं यूक्रेन के लोग भी यूएसएसआर के अर्स्टवाइल यूएसएसआर के पार्ट रहे हैं, उसमें बहुत सारे रशियन पॉपुलेशन भी है, कहीं अधिक कहीं कम, तो उन्होंने उस तरह का एग्रेसिव, जैसा आपको याद होगा कि जब इराक में ऑपरेशन किया था अमेरिका ने, तो इस जंग की ज्यादा चिंता नहीं की थी, चाहे इवन सीरिया में जब उन्होंने सीरिया के शासक को हटाने के लिए जब उन्होंने एक्शन लिया, तो ये सिविलियन पॉपुलेशन का और बाकी सब चीजों का ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अफगानिस्तान में देख लीजिए किस तरह से कार्रवाई हुई है, एक एक सिविलियन दौड़ रहा था यूएस प्लेन्स के पीछे, वो उनके डैने पे चढ़ गए, उनके पंखे पे चढ़ गए, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं दिया गया, प्लेन उड़ा दिया गया, ये डायरेक्शन उसके पीछे से, इवन एयरपोर्ट में घुसने के समय गोलियां मार दी गई। तो ये सिविलियन पॉपुलेशन ह्यूमन राइट्स की कहानियां, बड़ी बात है, दुख की बात है कि वेस्टर्न कंट्रीज और खासतौर से नाटो में जुड़े हुए लोग, ये सारे उपदेश पर उपदेश कुशल बहुत तेरे कहा गया हमारे यहाँ, ये सारे उपदेश सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए और ईस्टर्न ब्लॉक के लिए सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से कर रहा है, ये उपदेश उनके ऊपर नहीं लागू होता है, चाहे इन्वायरमेंट की बात हो, पोल्यूशन की, चाहे ग्रीन एमिशंस की बात हो, चाहे हथियार रखने की बात हो, चाहे परमाणु। आप देखें अभी कह रहे थे कर्नल त्यागी साहब कि एक तो वीटो में कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, किस चीज का वीटो भाई? अगर वीटो है तो फिर डेमोक्रेसी कैसे हुई? डेमोक्रेसी की रक्षा करने के लिए आप ऑटोक्रेटिक वीटो का उपयोग करते हैं, ये कौन से रक्षक है? ये खुद ही भक्षक है। तो जब पूरा का पूरा सिस्टम जो है वही अनडेमोक्रेटिक है और वो डेमोक्रेसी की रक्षा करेगा, क्या खा के रक्षा करेंगे भाई? ये पहले अपने को तो डेमोक्रेटाइज करें। तो दुनिया में डेमोक्रेसी की बात करने वालों ने दुनिया में हर जगह एनार्की पैदा की है, चाहे वो अफगानिस्तान है, इराक है, तुर्की है, ये सारे देश इसके बड़े एग्जाम्पल हैं।
बिल्कुल। मैं दिलीप यशवर्धन जी, तालिबान ने ये कहा है कि हम शांति के लिए मध्यस्थता कर सकते हैं रूस और यूक्रेन के बीच में। मैं इस पर आपसे जवाब चाहूँगा। दिलीप यशवर्धन जी, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? ये पता शायद नहीं है। ठीक है, कनेक्ट नहीं है। टीपी त्यागी जी, मैं आपसे इस जवाब को चाहूँगा कि तालिबान ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की पेशकश उन्होंने की है। कैसे देखें इसको कि दुनिया में क्या क्या नहीं होना चाहिए और क्या क्या हो रहा है, और फिर भी लोग तो क्या ही सोचते होंगे इन सब चीज़ों को देख के। इधर ताज्जुब होता है, तालिबान को आज तक दुनिया के किस देश ने रिकॉग्नाइज किया? और तो और वो पाकिस्तान जो उसको मान्यता दिलाने के लिए चक्कर काटता फिर रहा था, उसने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया। जिस देश को किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, किस लिए नहीं किया? क्योंकि तालिबान इंक्लूसिव नहीं है और डेमोक्रेटिक नहीं है। जो डेमोक्रेट, अच्छा ये बहुत बढ़िया बात बता रहे थे कि ये जो डेमोक्रेटिक देश हैं, ये जो सारे अपने उपदेश देते हैं वो औरों के लिए देते हैं, खुद वो डेमोक्रेट नहीं है। तो खैर, लेकिन तालिबान जो खुद डेमोक्रेटिक नहीं है, जो खुद वायलेंस और वो भी एक्सेप्शनल वायलेंस करते हैं, क्या वो जाके एक डेमोक्रेटिक और एक तानाशाही देश के बीच में किसी किस्म का कोई मध्यस्थता कर सकते हैं? और अगर मान लीजिए कोई एक देश कह दे कि नहीं सर, ये तो बहुत अच्छा प्रपोजल है, ये बड़ी न्यूट्रल कंट्री है, इसको किसी ने मान्यता नहीं दी, लिया जाए, ये अनबायस्ड रहेगा, तो वहां हमारा ये कहना होगा कि अपने को ये दिखाने के लिए कि शायद इस चक्कर में हमें कोई मान्यता दे दे, हम ये प्रपोजल सामने रख दें, ये कह के युद्ध ने कहा होगा। टीपी त्यागी जी, आप रेस्पेक्टिव और इफेक्टिव का फर्क बता रहे थे कि कौन रेस्पेक्टिव है और कौन इफेक्टिव है, उसमें ये किस कैटेगरी में आते हैं? न रेस्पेक्टिव है और ना ही इफेक्टिव है। ये इफेक्टिव बाय ज्योग्राफी है, ये इफेक्टिव बाय कोइंसिडेंस है। देयर आर पीपल जिनकी दुकानें इनकी वजह से चलती हैं। इनके यहाँ भांग और अफीम और ये सब चीजें होती हैं सबसे ज्यादा, और उनका एक रूट है सब जगह जाने का वाया पाकिस्तान। तो ये इफेक्टिव भी नहीं है। अगर ये इफेक्टिव रहे होते तो इतने साल तक अलग नहीं होते। अगर ये इफेक्टिव रहे होते तो आज इनकी जनता आज भी अफगानिस्तान को छोड़ के जाने के लिए बाहर नहीं होती। तो ये रेस्पेक्टेबल तो है ही नहीं, ये इफेक्टिव भी नहीं है। इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। जैसे जिसके हाथ में बंदूक हो, उस बंदूक के सामने एक निहत्था आदमी अगर उस बंदूक वाले की बात मान ले, इसका मतलब ये नहीं है कि बंदूक वाला इफेक्टिव है। इफेक्टिव उसे कहते हैं जिसको लोग विलिंग ओबीडियंस दे, विलिंग ओबीडियंस दे कि हाँ, मैं तुम्हारे गुणों की वजह से, तुम्हारी काबिलियत की वजह से, तुम्हारे फिलोंथ्रोपिस्ट एटीट्यूड की वजह से मैं आपकी बात मानता हूँ, उसे इफेक्टिव कहते हैं। बिल्कुल। तो ये इनका जो सर, इनको दरअसल में इनके बारे में डिस्कशन करना तो इनको मार्जिन से, हाशिए से बाहर ही रखिए आप। बिल्कुल। इंदुकान जी, इंदुकान जी, ऐसा लगता है बयानों का मापदंड टूट गया है और शब्दों का व्याकरण मर गया है। अगर हम ये देखें कि जो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो लोग, जो देश अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं थे, उनसे पटाखा तक नहीं चला, सिर्फ बयानों के पटाखे चला रहे हैं वो, और मदद जो भेज रहे हैं, आप दोनों चर्चा कर रहे थे, वही बात दिलीप यशवर्धन भी कह रहे थे, ये प्रासंगिक बातें नहीं है कि आदमी का सर फटा हुआ है, यूक्रेन लहूलुहान है, कीव में चारों तरफ से घिरा हुआ है, कीव खार्किव सब, और आप ये कह रहे हैं कि हम ये देंगे वो देंगे। ये कैसे देखें इसको कि ये क्या अपना दामन साफ करने के लिए कहा जा रहा है,
या इसको किस परिप्रेक्ष्य में हम देखें? पहले तो सबसे पहले मैं ऐड करना चाहूंगा चंद्रशेखर जी कि जो चर्चा अभी हो रही थी अफगानिस्तान के तालिबान शासन के प्रपोजल के बारे बिल्कुल, मैं आपका जवाब लूंगा इंदुकान जी, इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। यूपी के कुशीनगर विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी मुकेश्वर प्रसाद ने चुनाव आयोग को अपना हलफनामा दिया है, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर हुए मुकदमों की जानकारी साझा की है। हलफनामे में मुकेश्वर प्रसाद ने बताया कि उन पर हुए मामले अभी लंबित हैं। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। इंदुकान जी, हम आपसे जवाब ले रहे थे। जी जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कर्नल त्यागी जी ने बात कही थी अफगानिस्तान के तालिबान शासन के बारे में कि वो न तो इफेक्टिव हैं और न रेस्ट्रिक्टिव हैं, मैं तो एक चीज ऐड करना चाहूंगा, वो वास्तव में डिफेक्टिव हैं। तो और ये तो हालात ये हो गई, कितना बड़ा मजाक है कि जो दुनिया में आतंकवाद फैलाने वाले लोग हैं वो लोकतंत्र की रक्षा, लोकतंत्र की बहाली के लिए बातचीत का प्रस्ताव दे रहे हैं, मध्यस्थता का प्रस्ताव दे रहे हैं। ये इतना बड़ा तमाचा है पूरे वेस्टर्न ब्लॉक के लिए, पूरी दुनिया की सो कॉल्ड डेवलप्ड डेमोक्रेसी के लिए, कि उन्होंने जो पाप किया अफगानिस्तान में वो आज उन्हीं को चुनौती दे रहा है। ये इस प्रस्ताव के माध्यम से चंद्रशेखर जी पूरी दुनिया का मखौल उड़ा रहे हैं तालिबान के लोग कि हम आज इस स्थिति में हैं कि जो चीज आप सुलझा गए, जो आप नहीं सुलझा पाए, जहाँ पे विश्व युद्ध का डर है वहाँ पे समझौते की या फिर मध्यस्थता की बात हम कर रहे हैं। आप देखिए ये कितना शर्मनाक पहलू है। उनकी हिम्मत देखिए आतंकवादियों की, और दुनिया को लिए कितना बड़ा सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के लिए, और खास तौर से अमेरिकन कंट्रीज, अमेरिकन ब्लॉक और नेटो कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा ये तमाचा है उनके गाल पे। बिल्कुल। और जहाँ तक वेस्टर्न कंट्रीज की बात है जो सीख देते हैं, मैं बताऊं, मुख्य उद्देश्य इनका बिजनेस होता है, मुख्य उद्देश्य जैसा आप चर्चा कर रहे थे इनका हथियार बेचना होता है। अपने जो विकसित विकासशील देश होते हैं या जब जो कंफ्लिक्ट जोन होते हैं, जो ज्यादातर कंफ्लिक्ट इन्हीं के क्रिएटेड किए होते हैं, कुछ सामने से कुछ पर्दे के पीछे से, खासतौर से जैसा आप देखेंगे अफ्रीकन कंट्रीज में है, गल्फ कंट्रीज में है, साउथ ईस्ट एशिया में है, और वहां पे क्रिएट करके ऐसा कई बार रियल, कई बार स्यूडो डिस्प्यूट, कंट्रोवर्सी, कन्फ्लिक्ट, फिर उन कन्फ्लिक्ट जोन में अपने अधिकार दिखाना कि हम बहुत बड़े ह्यूमन राइट्स के रक्षक हैं, और उसके बाद फिर उन सारे कन्फ्लिक्ट जोन के देशों को और लोगों को, और इवन जरूरत पड़ने पर इनका अगर स्वार्थ टकराए तो आतंकवादियों को हथियार और तमाम मॉडर्न इक्विपमेंट्स बेचना। तालिबान इन्हीं का पैदा किया हुआ था, अमेरिका का। लादेन किसका पैदा किया हुआ था? बिल्कुल। सद्दाम हुसैन किसका बनाया हुआ था? 21 के वार में आपको याद होगा चंद्रशेखर जी, जब ईरान इराक के युद्ध में दोनों आमने सामने थे तो अमेरिका ने किस तरह से अपनी चीजें स्विच की, कभी ईरान को सपोर्ट किया, फिर इराक को सपोर्ट किया, और सद्दाम हुसैन को सपोर्ट करके इतना सशक्त हथियार के साथ गोलबंद करने का मौका किसने दिया? वो ईरान को डाउन करने के लिए उसने इराक को इस तरह से छोड़ दिया। लेकिन हिंदुकान जी, उस समय में एक भारत में भी दो पंक्तियां कही जाती थी तेल को लेकर और सारी व्यवस्था को लेकर के, सद्दाम मरे या बुश, भारत दोनों में खुश। लेकिन आज स्थितियां थोड़ी विपरीत हैं। आज भारत खुश नहीं है, दोनों ही तरफ कहीं ना कहीं कुछ भी क्षति होती है, अमेरिका या रूस से कहीं भी संबंध खराब होते हैं। तो आज स्थितियां थोड़ी परिवर्तनीय हैं। विपिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। विपिन शर्मा जी, क्या लग रहा है, तालिबान मध्यस्थता कर रहा है और नाटो बयान जारी कर रहा है, यूएन निंदा कर रहा है, दुनिया भर के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और फिर भी युद्ध जारी है।
और युद्ध उस ओर जा रहा है जहां दुनिया विध्वंस के मुहाने पर बैठी है, जहां मानवता किसी भी समय दम तोड़ सकती है, छत विछत हो चुकी है, लेकिन फिर भी युद्ध जारी है, निंदाएं जारी हैं। है आप तालिबान की बात करें या मैं तो सभी की बात करूंगा, नाटो की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, यूनाइटेड नेशन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र की, तो सबने करा तो क्या करा, अंत में तो बार बार जो बात कर रहे थे प्रतिबंध लगाने की या सैंक्शन लगाने की, वो तो जब लगेंगे और जब उस पर अमल होगा तब वो पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ रूस का। लेकिन यहाँ पर रूस किसी की बातों में नहीं आया। वो ये सब धमकियां जो थी या जो कदम उठाने की बात कर रहा था, रूस ने तो फिर भी दावा बोल दिया, पूरा विध्वंस कर दिया वो यूक्रेन का, और जितने लाखों लोग वहां से बेघर हो गए और अपना मुल्क छोड़ दिया। तो आज ये क्या हो रहा है? और ये शांति की बात करने वाले कौन होते हैं ये लोग? शांति की जो बात, पहले आपने आग में घी कर डाल दिया, उकसा दिया पहले, और उनके बलबूते ये यूक्रेन युद्ध में लड़ पड़ा, डट पड़ा। जबकि यूक्रेन, देखिए एक बहुत जरूरी बात मैं बोलना चाहूंगा इस चर्चा में बड़े विश्वास से, कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन बार बार अमेरिका को इशारा कर रहा था कि आप बेवजह जो ज्यादा आप उतावले हो रहे हो, कि ऐसी युद्ध की स्थिति नहीं है। वो शांत बैठा हुआ था और सिर्फ होना क्या था कि इसको ये आश्वस्त करना था रूस को कि भाई हम नाटो के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन अमेरिका का काम है बिग ब्रदर वाला काम। वो पहले आप काबुल की बात करें, इतने साल काबुल में जो उनकी फौज खड़ी रही, नाटो फोर्सेस खड़ी रही, क्या हासिल करा? आज तालिबान का राज है दोबारा, बैक टू स्क्वायर वन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। और यही काम इन्होंने आज ये अमेरिका ने कर दिया। यूक्रेन की बर्बादी के पीछे तो अमेरिका का हाथ है। और ये बात तय है कि हम डोनाल्ड ट्रंप को भले ही उनकी जितनी भी निंदा करें, कोरोना को लेकर जो उन्होंने स्थिति नहीं संभाली थी और खुद वो मास्क वास्क नहीं पहनते थे, लेकिन यहाँ पर एक बात है कि नेतृत्व भी कोई चीज होता है, शीर्ष नेतृत्व। वो लीडर हैज टू लीड बाय एन एग्जांपल, लीडर हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। लेकिन ये बहुत ही कमजोर नेता साबित हुए हैं जो बाइडेन। और यहाँ पर अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज में या उनकी बातों में वो दम होता तो रूस ऐसी हिमाकत नहीं करता। यहाँ पर वो, उसको पता था कि यहाँ पर ये जो जितने प्रतिबंध लगाने की बातें कर रहे हैं वो महज सिर्फ बातें हैं यहाँ पर। क्योंकि प्रतिबंध तो देखिए पहले भी मुल्कों पे लगे हैं, लेकिन उनको लिफ्ट कर दिया जाता है कुछ समय बाद, आपस में वार्ता करके, बातचीत करके, समझौता कुछ कर लेते हैं। तो ये बातें ये किसी के गले नहीं उतरेगी। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? आप हथियार उनको मुहैया करा रहे हैं यूक्रेन को, और तो वो यहाँ पर उससे क्या फायदा होने वाला है? वो तो बर्बाद हो चुका है। और यहाँ पर मुद्दा ये है कि चाहता प्यूटिन क्या चाहते थे वो समझने की आवश्यकता था। प्यूटिन चाहते थे कि वो सोवियत यूनियन का दौर दोबारा लेके आए, जब पूरे विश्व में बोलबाला हुआ करता था यूएसएसआर का, सोवियत यूनियन का। वो सारे रिपब्लिक्स को दोबारा जोड़ना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ऐसी सत्ता को काबिज करना चाहते हैं यूक्रेन में कि जो उनकी भाषा बोले, नाटो के साथ ना जाए। वॉर्सो को पैक्ट क्यों बना था? वॉर्सो पैक्ट बना था कि नाटो को टक्कर देने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मुल्क इनके मुल्क से अलग हुए, इस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया, वो नाटो में जाके शामिल हो गए। जो पहले यूएसएसआर के हिस्से थे वो चले गए। लेकिन आज भी वो क्षमता है कि जितने बाकी रिपब्लिक्स बाकी हैं कि वो अगर रूस के साथ शामिल हो जाए। लेकिन यहाँ पर इस समय जो स्थिति बनी है बड़ी गंभीर बनी हुई है, बहुत ही नाजुक स्थिति है, क्योंकि जो जान मान को नुकसान हुआ है इसका बड़े वर्ष लग जाएंगे इसकी भरपाई करने में। और ये जो काम करा है आग में घी डालने का अमेरिका ने और बाकी मुल्कों ने, उन्होंने हासिल क्या करा? बिल्कुल। टीपी त्यागी जी, जो अमेरिका का वर्तमान स्वभाव है, क्या वो इसलिए हुआ है कि 60 लाख करोड़ रुपए खो चुके हैं 20 सालों में अफगानिस्तान में, या इसका कोई और कारण आपको नजर आता है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में? टीपी त्यागी जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? इंदुकान जी, ये जो सवाल मैंने टीपी त्यागी जी से किया था मैं आपसे कर रहा हूं कि जो अमेरिका का वर्तमान स्वभाव है यूक्रेन को लेकर, ये गंभीरता क्या 60 लाख करोड़ रुपए खोकर और 20 साल अफगानिस्तान में लगाकर आई है, या इसका और कोई कारण आप देखते हैं? नहीं, ये डर है। अमेरिका अपनी फोर्सेस को लेकर के बहुत बैकफुट पे है। और नाटो कंट्रीज में नहीं, पूरी दुनिया में मैसेज गया है कि अमेरिका अब अपने फोर्सेस को कहीं भी जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है वहां पे उपयोग करने से बच रहा है। और इसका एक बड़ा कारण क्या है कि अफगानिस्तान में जो एक माहौल बना पिछले करीब 1 दशक पहले,
कि इतने लंबे समय तक अपनी फोर्सेस हैं और अपने देश के, अपने घर के बाहर हैं, देश के बाहर हैं, और वहाँ बहुत सारी कैजुअलिटीज हो रही हैं। पर्पस क्या है, इससे तमाम पॉलिटिक्स हुई वहाँ पे। जैसे हमारे देश में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए थे, उसी तरह से वहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान में क्या कर रही हैं, इसको लेकर वहाँ डेमोक्रेटिक अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ये सवाल उठने लगे। आपको याद होगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये मुद्दा बन गया कि कौन वहाँ पे फोर्स रखना चाहता है, कौन विड्रॉ करना चाहता है। अब जब एक बार आप पैर पीछे खींचते हैं कहीं से और फोर्सेस अपनी अपनी सेना को रखने के मामले में पीछे खींचते हैं, तो दूसरी जगह फिर, और वो भी उससे बड़े कन्फ्लिक्ट जोन में, जहाँ पे आपका मुकाबला सीधे सीधे दूसरी महाशक्ति रही है जो दुनिया की, रूस, उससे है। और आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा आज भी सुपर पावर का ओहदा सीधे सीधे रूस के पास है या नहीं है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा मॉडर्न और सबसे ज्यादा संख्या में न्यूक्लियर वेपन किसी के पास है तो वो रशिया के पास। तो उस रशिया के खिलाफ अपनी फोर्सेस अगर आपने भेजने की बात सोची भी यूक्रेन में, तो अमेरिका में लोग आपको, वहाँ तो रेटिंग होता है और आपके प्रति पब्लिक का क्या ओपिनियन है उस पर अक्सर आप देखते होंगे पोल होता रहता है। तो जैसे आपकी रेटिंग डाउन होगी तो आप, क्योंकि वो डेमोक्रेसी है, कुछ भी है तो वहाँ पे आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। तो उन्होंने ये तय किया एक तरह से, मेरा अपना असेसमेंट है कि अब भाई कहीं फंस के भागो, उससे अच्छा है फंसो ही मत। लेकिन अब जो शर्मा साहब कह रहे थे और इसके पहले कर्नल त्यागी कह रहे थे, मुद्दा ये है कि आपको जब आपका अप्रोच ये है तो आखिरकार आप दूसरे को उकसा के फंसाते क्यों जी। और देखिए कि अभी जो वार शुरू हुआ, इसमें भी अगर अंतिम 10-15 दिन 20 दिन की बात आप देखेंगे तो यूक्रेन शांत था, बिल्कुल ठीक कर रहे थे शर्मा जी, और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रोज बयान आ रहा था अब हमला होने वाला है, हमला होने जा रहा है। तो ऐसे में आप देखें कि एक कॉमन सेंस की बात है कि हम शांत भी बैठे हैं, लेकिन हमको लगेगा कि हमारे आसपास पूरे दुनिया में बिल्कुल माहौल बन गया है कि हम हमला करने वाले हैं, और इसके चलते बाकी देश सतर्क हो रहे हैं और ऑफेंसिव पोजीशन ले रहे हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी भी चेंज हो जाती है कि भाई वो ऑफेंसिव पोजीशन लें, इसके पहले हम ऑफेंस करें। कहते हैं ना कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, तो हम दूसरे लोग ऑफेंसिव पोजीशन लें और कीव में नाटो अपनी फोर्सेस भेजते, इससे पहले हमें हमला करना पड़ेगा। और अगर अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट और उनके जो डिप्लोमेट्स हैं टॉप लेवल के और खासतौर उनके प्रेसिडेंट अगर इस जंग के ऊट-पटांग और बिल्कुल अनअकाउंटेबल बयान नहीं दिए होते, इररिस्पांसिबल बयान नहीं दिए होते, तो अभी भी पीस को थोड़ा और समय मिला होता। आपने देखा पहले फ्रांस के राष्ट्रपति गए थे वहां पे बात करने के लिए पुतिन साहब ने, उसके बाद वहां के चांसलर ने बात की थी जर्मनी के, और ऐसे में अभी ये क्रम जारी था। लेकिन ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया अमेरिका ने, उसमें ऐसा लगता है जैसे उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक डेवलप्ड इकोनॉमी है यूक्रेन की और यूरोप में शामिल होना हो चुका, यूरोप का हिस्सा है, नाटो में शामिल होना चाहता है, तो इसको हम हथियार बड़े पैमाने पर बेच सकते हैं। और वो कहीं ना कहीं हमारा अपना मानना है, रशिया फंसा था 70s में, उसमें यूएसएसआर हुआ करता था, उसी तरह से वो यूक्रेन में उसको उकसा कर ला करके और फंसाना चाहते थे। अब ये वक्त बताएगा कि यूक्रेन में पुतिन की स्ट्रेटजी क्या रहती है, क्या वो अफगानिस्तान की तरफ फंस जाते हैं या अपना जो उद्देश्य वो पूरा करके निकल लेते हैं। जी विपिन शर्मा जी, क्या लगता है कि जो इंदुकांत जी कह रहे हैं और सारी बातें आपका अपना आकलन है, लेकिन अब रूस जहां बढ़ चुका है आगे लड़ाई में, ये तो लगता नहीं है कि पीछे कदम खींचकर और कहीं कोई छद्म समझौतों में वो कहीं उलझ जाए। निश्चित रूप से वो सिकंदर होने के लिए निकल पड़ा है, लेकिन दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, चुकानी रूस को ही पड़ेगी, लेकिन दुनिया को ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। तो क्या लगता है आपको कि दुनिया के दिल को कभी भी परमाणु हमला छल नहीं कर सकता है, जो ये दौर इस समय चल रहा है? देखिए, जहाँ तक हम परमाणु हमले की बात करें तो वो मुझे नहीं लगता कि अभी उसकी कोई संभावना है। वो एक है, उसको ये कह सकते हैं कि धमकी देने की बात रूस कर रहा है, क्योंकि वो चेतावनी देना चाहता है कि नाटो के मुल्क इस युद्ध में शामिल ना हो, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग मुल्क हथियार मुहैया करा रहे हैं यूक्रेन को,
तो वो नहीं चाहता, क्योंकि नुकसान जब युद्ध होता है, भले ही कोई कमजोर हो कोई ताकतवर हो, तो युद्ध में नुकसान दोनों तरफ से होता है, इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि इस समय यूक्रेन की जो बर्बादी हुई है, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? उसके पीछे नाटो के मुल्क जिम्मेदार हैं, अमेरिका खास तौर पे। अमेरिका ने जब, देखिए कितनी हैरानी की बात है, जब अमेरिका काबुल से अपनी सेना बुला लेती है, नाटो फोर्सेस आ जाते हैं, घर वापसी हो जाती है, तो वो कैसे उम्मीद कर ली, और उन्होंने कैसे यूक्रेन उम्मीद कर लेगा कि ये हमारा साथ देंगे यहाँ पर यूक्रेन के रूस के साथ लड़ाई में? ये तो समझने वाली बात है। और सबसे हैरानी वाली बात है कि जब वो हाथ से हाथ धर के बैठे थे, दोनों पहलू है। देखिए, एक तो पहलू ये है कि युद्ध की उनको नहीं लग रहा था कि युद्ध की कोई संभावना है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को और उनकी पूरी जनता को। और दूसरा पहलू ये है कि सारी दुनिया को खबर हो गई थी कि युद्ध होने वाला है, रूस हमला बोल देगा किसी भी समय, रूस पे भरोसा नहीं जताया जा सकता। और वहां पर वो हाथ से हाथ धर के बैठे थे। मीडिया में इतने समय से, 1.5 महीने से खबरें आ रही थी, बार बार हर एक मंच से बोला जा रहा था कि रूस कभी भी हमला बोल सकता है। इसके बावजूद क्या कार्रवाई करी यूक्रेन ने या तो वो नाटो के साथ चला जाता, या नाटो के साथ अगर नहीं जाना था तो उसके बाद वो रूस के साथ बिल्कुल, मैं आपका जवाब लूंगा विपिन शर्मा जी। इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। विपिन शर्मा जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह युद्ध आगे चल रहा है और रूस कहीं ना कहीं अगर किसी भी रूप में कुंठित होता है तो उसकी कुंठा का समाधान उसके पास सिर्फ और सिर्फ परमाणु हमला है। निश्चित बात है कि यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि रूस ने ठान लिया है यहाँ पर, क्योंकि पहले ये एक दृष्टिकोण ये भी था कि यहाँ पर बोला जा रहा था कि रूस हमला नहीं बोलेगा, और लेकिन अमेरिका बार बार उनकी इंटेलिजेंस कहिए या उनको ये बात बिल्कुल वो आश्वस्त थे कि ये हमला होके रहेगा और वो युद्ध करेगा यूक्रेन पे, और वही हुआ। तो यहाँ पर अभी आप इससे पहले कि पानी बिल्कुल सर से ऊपर निकल जाए और आने वाले हम तीसरे विश्व युद्ध की जो आहट सुनाई दे रही है उसकी तरफ रुख कर जाए, तो यहाँ समय रहते कुछ समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि जो ये वार्ता हो रही है इस समय और उसके बाद क्या परिणाम निकलते हैं, क्या नतीजे निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि यूक्रेन को भी समझदारी से काम लेना पड़ेगा। उनके राष्ट्रपति, क्योंकि सारा इस समय सब कुछ उन पर निर्भर करता है, क्योंकि जो बर्बादी हुई है उसके लिए रूस तो जिम्मेदार है, लेकिन उनका नेतृत्व भी जिम्मेदार है कि उन्होंने या तो वो नाटो के साथ चले जाते ताकि वो सुरक्षित हो जाते, फिर वो नाटो के मुल्क आके उनका साथ देते। लेकिन जब नाटो के साथ नहीं गए तो उनको या तो रूस के साथ, अब इतने जो जान मान को नुकसान हुआ है उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? तो पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलने वाला। यहाँ पर अब कम से कम समय रहते कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और सूझबूझ से काम लेना पड़ेगा। और मैं एक इसमें जरूर हिंदुस्तान का जो रुख है, हिंदुस्तान ने जो रुख अपनाया है तटस्थ होकर, तो बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि हमें ये मद्देनजर रखना बहुत आवश्यक था कि यूक्रेन ने कब हिंदुस्तान को धोखा दिया है। क्योंकि अगर आप मध्यस्थता की बात करें कि जो द्विपक्षीय मामला है कश्मीर का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, वहां पर भी उन्होंने हस्तक्षेप की बात करी थी और हमारे पर प्रतिबंध लगाने की बात करी थी कि कार्रवाई होनी चाहिए। जब हमने न्यूक्लियर टेस्टिंग करी थी, परमाणु टेस्टिंग हुआ था 1998 में, उसके बाद हमारी जो परमानेंट सीट की बात है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वहां पर उसका विरोध यूक्रेन ने करा था। तो हिंदुस्तान को अपने मधुर नाते भी कायम रखने हैं रूस के साथ, क्योंकि रूस एक ऐसा मुल्क है जिसने हर एक मौसम में, हर एक मंच पर हिंदुस्तान का साथ दिया है। तो अगर वो करते तो उसका सीधा उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी हिंदुस्तान को, क्योंकि चीन चुनौती बना के बैठा है LAC पर और किसी नजर लगा के बैठा हुआ है। हमारा दुश्मन नंबर 1 चीन है, तो चीन यहाँ पे उसका फायदा, क्योंकि चीन इस समय समर्थन दे रहा है। चीन ने भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोट नहीं करा है उनके विरोध में रूस के। तो यहाँ पर ये बिल्कुल हमें सारे दृष्टिकोण से सोचने की आवश्यकता थी और हिंदुस्तान की कूटनीति निश्चित बात है बहुत काबिल तारीफ रही है। सूझबूझ के काम करा है, जो हमने 1961 में करा था जब जर्मनी वाले मामले में बर्लिन के समय, तो वहां पर भी हमने पंडित नेहरू ने बिल्कुल तटस्थ होकर जो रवैया अपनाया था वो बिल्कुल सही था। तो ये अब वक्त है कि हमारे को शांति का दूत भी बनना है और साथ में हिंदुस्तान के हित में क्या बात है वो हमें मद्देनजर रखने की बहुत जरूरत है। और सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो बच्चे हमारे, मैं बहुत जरूरी बात बोलने जा रहा हूँ, हमारे जो बच्चे फंसे हुए हैं वहां पर, अभी भी जिनको इवैक्यूएशन जिनकी करनी है
वो उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चों के वहाँ के जो सूत्र बताते हैं वो उनके हवाले से खबर आ रही है कि उनको उनके इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। यूक्रेन, जब से यूक्रेन को पता चला है कि हिंदुस्तान का क्या रुख अपनाया है हिंदुस्तान ने यूएनएससी में, तो ये सारी बातें हम लोगों को बड़े सूझबूझ से काम करना है, ताकि सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारे बच्चे महफूज सुरक्षित अपने मुल्क वापस आ जाए। हम तो सदियों से फूक फूक के ही काम कर रहे हैं सर, फूक फूक के ही पैर रख रहे हैं सदियों से। हमने कब धुआं उड़ा के पैर रखा, हमने फूक फूक के ही पैर रखा है हमेशा। इंदुकान जी, विपिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बस 15 सेकंड एक बात बोलना चाहूंगा। देखिए, जो ये एक बात, इस सारे जो ये 5 दिन युद्ध, 5वां दिन है युद्ध का और 100 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, तो ये एक बात उभर के आई है कि जो ये सैंक्शन, अंग्रेजी का हमने एक शब्द सीख लिया सैंक्शन, हम प्रतिबंध की बातें करते हैं, ये महज बोलने के लिए है, क्योंकि सही मायने में अगर प्रतिबंध लगने थे तो चीन के खिलाफ लगने थे। क्योंकि दोनों स्थितियों में अगर ये गैर रासायनिक युद्ध उन्होंने वायरस का नहीं करा था, कोरोना का, और उनके वुहान शहर से ये लापरवाही से वायरस लीक हुआ था, तब भी उनके खिलाफ कार्रवाई बनती थी। क्या कार्रवाई हुई? बड़े बड़े मुल्कों ने, वो तो इंटरपोल और WHO पर अपना कब्जा जमा लिए। ठीक है विपिन जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। इंदुकान जी, बड़ा गंभीर सवाल है, मुझे गंभीर जवाब की आशा है आपसे कि हम भी अपने पांचजन्य से कोई शंखनाद फूकेंगे कि यही सब चलता रहेगा? बड़ी सारी पगड़ी पहन के और बैठे रहेंगे दुनिया में चौपाल पे और इंतज़ार करते रहेंगे कि ये इज्जत का ही सब चलता रहे, लेकिन फूकेंगे क्या कोई पांचजन्य? देखिए, पांचजन्य से आवाज करने का या पांचजन्य को फूकने का समय भारत तय करेगा। आपको याद होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी पांचजन्य तभी फूका जब महाभारत की पूरी तैयारी हो गई, उसके पहले नहीं। और अभी जो विपिन शर्मा जी कह रहे थे, इंतजार किस बात का है? इंतजार सबसे बड़ा उस बात का है कि आज देखें कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भारत ने अपना रुख स्पष्ट किया, उसके बाद से यूक्रेनियन अथॉरिटीज का रुख ही बदल गया भारतीय छात्रों के प्रति। जबकि वो भारतीय छात्र उनको कितना रेवेन्यू दे रहे थे। आप ये सोचते हैं कि 20,000 लोगों में 18,000 भारतीय छात्र हैं, और एक एक छात्र भी आप एवरेज मान लीजिए कि प्रति वर्ष अगर 6 से 10 लाख रुपए दे रहा था, कम से कम बता रहा हूँ मैं, तो आप ये देखें कि कितना बड़ा रेवेन्यू जा रहा था, जिसका जिक्र भी अभी फॉरेन एक्सचेंज में, और इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने एक मेडिकल फ्रेटर्निटी की मीटिंग में किया भी, यूक्रेन के ही इसके रेफरेंस में, कि इतने बच्चे हमारे बाहर पढ़ने जाते हैं मेडिकल साइंस के, क्यों न हम इसके लिए अपने यहाँ राज्य सरकारें और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो भारत के एस्टेब्लिश्ड हैं, ऐसी व्यवस्था करें कि उनको उससे भी बेहतर या कम से कम उस लेवल का मेडिकल एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन भारत में दिया जाए। हमारा इतना रेवेन्यू भी बचेगा, हमारे बच्चों को दर दर के ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। तो आप ये देखें कि अभी कुछ वीडियोस जो आए हैं पिछले 2 दिनों में, आज 5वां दिन है, 4-4.5 दिन हो गए युद्ध शुरू हुए, और आप ये देखें कि बच्चों को जहां वो लाइन लगाए हैं, एडवाइजरी जो जारी किया भारतीय दूतावास ने वहां से कि आप पोलैंड की सीमा पे, रोमानिया की सीमा पे, यहाँ पे आप पहुंचे, वहां से हम आपको ले लेंगे। भारत सरकार ने देखिए कितने बड़े पैमाने पे एफर्ट किए हैं कि न सिर्फ यूक्रेनियन अथॉरिटी से पीएम ने बात किया, रूस के लोगों से बात किया, और साथ में अपने 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स को वहां पे भेजे, 3 मिनिस्टर्स को, सेंट्रल मिनिस्टर्स को भेजा है 3 पड़ोसी देशों के पास कि वो वहां से कोऑर्डिनेट कर सीमाओं से अपने छात्रों को लेके आए। लेकिन जो वीडियोज आए हैं, जिस तरह से भारतीय छात्रों को लात से मार रहे हैं, बट से मार रहे हैं यूक्रेन के सिपाही और सैनिक, यह दर्शाता है कि वो वास्तव में डेमोक्रेसी का नाम लेते हैं। उनके भी जेहन में रियल में डेमोक्रेसी नहीं है। उन छात्रों की क्या गलती है? हमने तो नहीं मारा किसी यूक्रेनियन को अपने देश में, चाहे उन्होंने हमारी निंदा की कश्मीर के बारे में, 370 के बारे में, लेकिन क्या उनके पास एक जो यूएन चार्टर है सम्मान भी नहीं है? आज जब वो पिट रहे हैं, जब वो उनकी बुरी स्थिति है, उस समय भी हमारे छात्रों के साथ ऐसा करके वो बता रहे हैं कि वो किसी भी ह्यूमन राइट्स में विश्वास नहीं रखते हैं छात्रों के साथ, और जिनसे वो आप रेवेन्यू कमा रहे थे। तो भारत शंखनाद करेगा तब जब पहले सेफली अपने छात्रों को निकाल लेगा। आपने देखा होगा अफगानिस्तान में भी भारत की नीति यही थी,
उन्होंने तब तक अफगानिस्तान के तत्कालीन और शासन से, ये चाहे वो इंदुकांत आतंकवादी, जी, मैं बीच में आपको रोकता नहीं हूँ, लेकिन ये भी है कि शायद 4-5 दिन के युद्ध में जब रूस ही कहीं ना कहीं परेशान हो गया है, तो महाभारत में तो 18 दिन का युद्ध हुआ था, तो फिर ठीक पांचजन्य फूकने से पहले 18 दिन की हिम्मत भी जुटानी होगी सबको, बात उस है। हर एक देश को। ठीक बात है। और देखिए अब ये 5 दिन के जो युद्ध हैं, रूस के टर्म्स में अगर बात करेंगे चंद्रशेखर जी, तो ये युद्ध ही नहीं है। ये तो जैसे 18 दिन का जो महाभारत शुरू हुआ, तो उससे पहले जो तैयारियां हुई थी, आज मॉडर्न वारफेयर में ये समझिए रूस ने तैयारियां की हैं। अभी जब वो कीव पे फाइनल चढ़ाई करेंगे, वो युद्ध होगा। बिल्कुल, और मैं जवाब ले लेता हूँ कुछ इंदुकांत दिन जी। आए। विपिन शर्मा जी भी कहीं ना कहीं मन में बहुत सारे जवाब लेके बैठे हैं, समय समाप्त हो रहा है, तो विपिन जी बता दीजिए आप भी, ये पांचजन्य हम कब फूकेंगे? देखिए, इस समय तो प्राथमिकता है, जैसे मैंने अभी पहले में बोला कि यहाँ पर प्राथमिकता होनी चाहिए कि बच्चों को हम सुरक्षित लेके आए वापस, और साथ में एक हिंदुस्तान के पास बड़ा स्वर्णिम अवसर है इस समय पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। वैश्विक परिदृश्य में हिंदुस्तान अपना औहदा बढ़ाए, एक शांति दूत बन के आए। हमने जो डिप्लोमेसी किसको बोला जाता है, कूटनीति, कि हमने बहुत बढ़िया अभी जो स्टैंड लिया, बिल्कुल बढ़िया, सही, और कई मुल्क इसकी सराहना कर रहे होंगे, और चीन भी सोच रहा होगा। देखिए, चीन भी सोच रहा होगा, चीन भली भांति सब समझता है कि यूक्रेन में हमारे कितने बच्चे पढ़ते हैं, 18,000, और वो उसको ये अपेक्षा थी कि हिंदुस्तान कुछ ऐसी बात करेगा जिससे रूस नाराज हो जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान ने वो करा नहीं। तो यहाँ पर अब समय आ गया है कि क्योंकि हिंदुस्तान के साथ, दोनों के साथ अच्छे नाते हैं, रूस के साथ तो पहले से हैं कई दशकों से, और यहाँ पर अमेरिका के साथ अब खासतौर पे उसका श्रेय देना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को, नेतृत्व को, कि यहाँ पर एक अच्छे नाते बनाए, और अमेरिका ने हिंदुस्तान का लोहा माना है। और ये अब ये समझने की आवश्यकता है कि हिंदुस्तान अगर पहल करता है शांति दूत बनकर, तो उसमें सारी उंगलियां घी में हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग जो ब्रेक्जिट की बातें करते हैं, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना, ये एक्जिट का दौर है सही मायने में। और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ करा था, विस्तारवाद और आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती है। विस्तारवाद चीन की तरफ इशारा करा, आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ, और ये विस्तारवाद भले ही रूस कर रही है, लेकिन हमें ये मद्देनजर रखना है कि यूक्रेन ने कभी हमारा साथ नहीं दिया, 370 से हमारी खिलाफत करी, और रूस हमेशा हमारे साथ डट के खड़ा रहा। तो यहाँ पर बहुत सोच समझकर शांति दूत अगर हम बनते हैं। बिल्कुल, तो समय समाप्त हो रहा है। विपिन शर्मा जी, इंदुकांत दीक्षित जी, आप दोनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। भारत के पास दोनों मार्ग हैं, पंचशील का और पांचजन्य का, लेकिन वक्त का इंतजार है और दुनिया का तेवर देखना अभी बाकी है, क्योंकि दुनिया जिस तरह अनावृत हुई है वर्तमान में, ये भी एक गहरा रहस्य था जो खुल गया है लोगों के सामने। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।